हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी जो जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ है उसका फोर्थ लेक्चर है। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सोलर सिस्टम को। हमने सोलर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ को। तो आज हम अर्थ को डिस्कस करेंगे, लेकिन अर्थ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके, ताकि हमारे जो अपलोडिंग लेक्चर्स हैं वो आपको नोटिफाई कर सकें इजीली। आपकी सब्सक्रिप्शंस हमारी इनकरेजमेंट हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से हम ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ज़्यादा जो इस पर आपकी लेक्चर्स बनाने में और मुख्तलिफ़ बुक्स के ज़रिए और डिफरेंट स्टडी करके। तो हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ को, क्योंकि एमसीक्यूज़ को पढ़ाने से पहले हमें अर्थ को समझना है कि हमारा अर्थ जो है वो नेचुरली और आर्टिफिशियली कैसे डिवाइड है, क्या क्या हमारे अर्थ के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या फ्यूचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे अर्थ के, ताकि हमें आने वाले जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो हमें इजीली समझ में आ सकें। तो जो हमारा अर्थ है वो वन ऑफ द प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, क्योंकि जो हमारे 8 प्लेनेट्स हैं उनमें से एक प्लेनेट है हमारा अर्थ। उसके बाद ये इनर प्लेनेट्स हैं, क्योंकि हमने जो 2 टाइप्स के प्लेनेट्स पढ़े थे, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। तो उसमें से इनर प्लेनेट हमारे 4 थे और चारों में से एक अर्थ भी है हमारा इनर प्लेनेट। उसके बाद ये थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनर प्लैनेट्स में सबसे पहले मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, यानी कि अर्थ जो हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो अगर इसकी साइज़ की बात करें तो ये इसका फिफ्थ नंबर आता है। उसके बाद जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, और अर्थ हैज़ अ जॉइंट शेप। और ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सबका ये मानना है कि अर्थ जो है वो गोल, उसका शेप जो है वो राउंड होता है, लेकिन बिल्कुल राउंड भी नहीं है। उसका शेप जो है उसके शेप को हम जियोइड शेप कहते हैं। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ कैसा दिखता है, वो बिल्कुल भी गोल नहीं है जैसे कि हम समझते हैं, लेकिन ये गोल तो है, लेकिन इसका जॉइंट शेप है, क्योंकि ऊपर जो इसका नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल, वहाँ से थोड़ा ये झुका हुआ है, फ्लैट एंड है वहाँ से। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है? अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट लेयर्स: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो अर्थ की जो ये 4 कोर्स हैं, सॉरी, लेयर्स हैं। अब अर्थ की ये 4 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर हैं वो क्रस्ट है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर फसल्स उगाते हैं, जहाँ पर प्लैनेट्स हैं। एवरीथिंग इज़ ऑन दी फर्स्ट क्रस्ट, यहाँ पर हमें वो दिखती है। उसके बाद नीचे उसकी जो लेयर है वो मेंटल कहलाती है। उसके बाद आउटर कोर, इनर कोर, ये सारे अर्थ की लेयर्स हैं। अब 29% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय लैंड। अब 29% जो टोटल ऑफ एरिया है अर्थ का, उसमें से 29% सिर्फ अर्थ में लैंड मासेस हैं, यानी कि वहाँ पर ज़मीन है। अब वो जो टोटल 29% है, उस ज़मीन को भी डिवाइड किया गया है इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स, और ये नेचुरली डिवीज़न है। अब ये 7 कॉन्टिनेंट, 7 लैंड मासेस हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और इनके बीच में वाटर बॉडीज़ आती हैं। तो अलग अलग ये बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, ये बड़े बड़े आइलैंड्स, उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो ये एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, या फिर इसको हम ओशिनिया कहते हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि सारे ये जो हैं वो हमारी लैंड बॉडीज़ हैं, लैंड मासेस हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। 71 ऑफ टोटल अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। अब जो 29% हमने देखा कि लैंड मास है, और 71% जो है वो वाटर बॉडी है, पूरा वाटर से कवर है हमारा अर्थ।
अब ये जो वाटर बॉडी है वो भी डिवाइड है 5 ओशंस में, यानी कि 5 वाटर बॉडीज़ में। अब वो कौन कौन से ओशंस हैं? पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। अब इसको याद करने के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है, वो पैसा है। आप पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न और ए से आर्कटिक। आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि सबसे जो पहला पी से आता है पैसिफिक, वो सबसे बड़ा है, और उससे जो छोटा वो अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, ऐसे करके जो लास्ट है जो सबसे छोटा है वो आर्कटिक ओशन है। अब यहाँ पर मैप में देख सकते हो कि ये सारे जो ओशंस हैं आपको इसके नाम्स दिख रहे होंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट, मैं समझ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना इसको, कि जो अभी हमने पढ़ा कि वो नेचुरली डिविजन्स हैं, नेचुरली अर्थ को कैसे अर्थ डिवाइडेड है नेचुरली। उसके बाद हम ह्यूमंस ने भी इसको अपनी फैसिलिटी के लिए डिवाइड किया है, उसको कुछ लाइंस बनाई है जिसको हम इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। उसमें उसको रियलिटी में वो लाइंस तो एग्जिस्ट नहीं करती, उसको जस्ट अपनी फैसिलिटी के लिए हमने उस लाइंस को बनाया है। उसमें कुछ लाइंस जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस है, कुछ वर्टिकल लाइंस हैं। अब इसको हमने डिवाइड किया है कि जो हमने देखा कि ऊपर नॉर्थ पोल था, नीचे साउथ पोल। अब इनके बीचों बीच दो आपको हाईलाइटेड दो लाइंस दिख रही होंगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहते हैं लेटीट्यूड्स। अब जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो लेटी हुई लाइंस हैं उनको लेटीट्यूड्स का कहा जाता है। उसके बाद जो खड़ी हुई लाइंस है, ये नहीं को जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं, पोल को, वो हमारे लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। अब इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है लेटीट्यूड, वो इक्वेटर है। जो हमें बीचों बीच में एक हाईलाइटेड लेटी हुई लाइन लेटीट्यूड दिख रहा है, वो इसे इक्वेटर कहते हैं, वो 0 डिग्री है। उसके बाद उस बीचों बीच में एक और भी जो लॉन्गिट्यूड है जिस पे प्राइम मेरिडियम लिखा हुआ है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड है। अब इन लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड को देखा, इससे भी डिविजन्स होती है। अब ये इक्वेटर से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे वाला हिस्सा को हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। इसी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो और नदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है। अब ये जो इक्वेटर है और ये लॉन्गिट्यूड से इनका रोल क्या है, क्योंकि इस इमेजिनरी लाइन से इससे हम डिस्टेंस को और टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इससे हमें पता लगता है कि नॉर्थ अमेरिका के जो कनाडा है उसमें इस वक्त क्या टाइम होगा और हमारे यहाँ पर क्या टाइम है। उस टाइम्स की कैलकुलेशंस जो होती है वो भी इससे होती है, और डिस्टेंस की जो कैलकुलेशंस मेजरमेंट होती है वो भी लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से होती है। और ये इक्वेटर तो इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाले बहुत सारे सवाल वो इक्वेटर से रिलेटेड भी होंगे कि इक्वेटर को कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो इक्वेटर को टच करती हैं, इक्वेटर में लोकेट करती हैं, और वो ऐसा कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को 2 टाइम्स जो है वो क्रॉस करता है। वो ऐसे भी सवाल आएंगे, उसको भी हम डील करेंगे आगे। उसके बाद एक हमने इमेजिनरी कुछ और भी इन डिफरेंट वे से भी वर्ल्ड को, हमारे ग्लोब को डिवाइड किया है। अब जो ये क्या है, ये पॉलिटिकल डिवीज़न है। वो क्या थी, वो ज्योग्राफिकल डिवीज़न थी। ज्योग्राफिकल रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करने के लिए वो हमने डिवाइड किया था आर्टिफिशियली। लेकिन ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, आईआर में ये जो डिवीज़न है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है, जो आपको ब्लू पार्ट नज़र आ रहा होगा जिसमें यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है और नीचे जो है ऑस्ट्रेलिया, अब वो उसको कहा जाता है नॉर्थ ग्लोब या नॉर्थ वर्ल्ड या नॉर्थ वर्ल्ड कंट्रीज़। अब ये नॉर्थ वर्ल्ड कंट्रीज़ इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो इसको इसलिए इनको नॉर्थ ग्लोब या नॉर्थ वर्ल्ड कहते हैं। उसके बाद साउथ वर्ल्ड या साउथ ग्लोब, जो रेड कलर की जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये क्या कहलाती हैं कि ये साउथ कंट्रीज़ या साउथ वर्ल्ड कंट्रीज़ या साउथ ग्लोब कंट्रीज़ इनको कहा जाता है। अब इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पुअर कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं।
या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये तरक्की पजीर है, वो तरक्की याफ्ता है, ये तरक्की पजीर है। तो ये पॉलिटिकली डिवीज़न है वर्ल्ड की। उसके बाद ये इक्वेटर को भी हमने डिस्कस कर दिया, जो जितनी भी आर्टिफिशियल और नेचुरल डिवीज़न थी हमारे अर्थ की, उसको भी हमने डिस्कस कर लिए, एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे एमसीक्यूज रिलेटेड, चाहे वो नेचुरल डिवीज़न हो, चाहे वो आर्टिफिशियल डिवीज़न हो, उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज जो हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।